जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जिसमें हमने इसकी शुरुआत इतिहास विषय से कर रखी है और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिसका नाम है हमारे अतीत पार्ट 1, जिसमें आज हम लोग इस एनसीईआरटी का 7वां अध्याय देखने वाले हैं और यह आपका लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का जो है त्याग किया। अब जैसे ही बात आएगी अशोक की, तो ये अशोक है कौन, किस वंश का है, किससे संबंध रखता है। जब ये हमें पता चल जाएगा तो हम चीजों को आसान वे में समझ पाएंगे, है ना। और मैंने शुरुआत में भी कहा था कि एनसीईआरटी आपका जो है छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी गई है, क्लास 6 के बच्चों के लिए लिखी गई है। तो उनके लिए जो इसमें फैक्ट दिया गया है वह उनके लिए तो उतना काफी है, बल्कि ज्यादा ही है। आप लोग यूपीएससी के लिए इसे पढ़ते हो, पीसीएस के लिए इसे पढ़ते हो, आरओ एआरओ के लिए इसे पढ़ते हो, तो आप पाते हो कि इसमें आपको जो है कंटेंट कम मिल रहा है। तो जितना कंटेंट मिल रहा है उतना उठाइए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये आपका बेस केवल बनाती है। हालांकि कभी कभार जो है इससे क्वेश्चन बन भी जाते हैं, लेकिन प्रायः जो शिक्षक पढ़ाते हैं वह इन सब चीजों को जो है अपने नोट्स में जो है रखकर ही, ध्यान में रखकर ही पढ़ाते हैं। तो यहाँ आपको आपकी परीक्षा के लिए जो है कंटेंट पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है ना। तो मैंने पीछे की भी क्लास में शायद कहा था और यही 1-2 क्लास में और कहूंगा, फिर उसके बाद नहीं बताऊंगा। एनसीईआरटी केवल और केवल आपका बेसिक मजबूत करती है। कैसे मजबूत करती है? अगर मान लो आपको इतिहास विषय पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, फिर दोबारा जब इतिहास विषय आप कोई अच्छी स्पेशल किताब पढ़ोगे या स्पेशल क्लास करोगे तो वह आसान वे में समझ में आएगी। ये आपकी नींव है, ठीक है, नींव। अगर आपकी नींव पहले से ही मजबूत है तो आपको कोई जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। इतना आप समझ गए होंगे। फिर देखो यहां आपसे बात आएगी कि ये अशोक जो हैं कहां से हैं, किस वंश से हैं, कौन हैं। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए, जबकि एनसीईआरटी ने इस चीज को कम ही मात्रा में दिया है, लेकिन यहां मुझे एनसीईआरटी के दायरे को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझाना है। तो आपने सुना होगा नंद वंश के विषय में, और नंद वंश के बाद आपने सुना होगा मौर्य वंश के विषय में, मौर्य वंश के बाद आपने सुना होगा शुंग वंश के विषय में। पीछे की चर्चा में मैंने आपको नंद वंश के विषय में बताया था, मौर्य वंश। तो हम इस चर्चा में क्या देखेंगे? मौर्य वंश को। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्य वंश के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने कभी भी किसी से भी मौर्य वंश की पढ़ाई की है तो आप इसे स्किप कीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तो चीजें आपकी डिफरेंस हो जाएंगी। जब डिफरेंस हो जाएंगी तो ऐसी दशा में आपको कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। जब कंफ्यूजन उत्पन्न होगा तो पढ़ाई से आपका जो है दूरी बढ़ता जाएगा। फिर आप हो सकता है डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो जाएं, फिर उसके बाद हो सकता है और भी तमाम प्रकार की समस्याएं आ जाएं। तो इसलिए एक छोटी सी गलती जो है आपका भविष्य जो है चौपट कर सकती है। तो इसलिए जो है मैं पहले से ही आगाह कर देता हूं, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले ही। तो इस क्लास में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? तो मौर्य वंश, ठीक है।
तो मौर्य वंश के जो महान शासक हुए हैं, केवल मैंने उन शासकों के विषय में ही यहां जानकारी दी है। तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह इसका संस्थापक होता है। किसका संस्थापक? तो मौर्य वंश का। प्रायः छोटी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहोगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म से संबंध रखते हैं। इनका टाइम और इनका टाइम, आप यूपीएससी और पीसीएस वाले हो तो इन दोनों के विषय में आपको पता होना चाहिए। आप यूपीएससी और पीसीएस वाले हो तो आपको जो है यहां जो फैक्ट है, जो डेट है, वह कम ही मात्रा में आपसे पूछा जाता है। जो डेट वगैरह है कम ही मात्रा में पूछा जाता है, लेकिन आरओ यारो हो गया या उसके नीचे हो गया तो यहाँ डेट वगैरह जो है काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो यूपीएससी और पीसीएस वालों को सबसे पहले, मैं सबके लिए बता दे रहा हूं, लेकिन पीसीएस स्पेशल जो पीसीएस और यूपीएससी वाले हैं उनको डेट अगर रटना है किसी चीज की तो पहला और अंतिम, हर का, सभी का पहला और अंतिम डेट आपको जो है पता होनी चाहिए, और मोटा मोटी डेट आपको पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे जो है कौन था, इस टाइम पे कौन था। और अगर आरओ यारो वाले हैं या अन्य हैं तो उनसे जो है और सबका भी डाटा जो है याद रखने को कह सकता है, वहां से भी क्वेश्चन बना देता है, फैक्ट पूछ लेता है। तो इसलिए इनका टाइमलाइन इतना है। और ये जो है बृहद्रथ, ये एक आदमी होता है, ठीक है, वह इनको मारकर जो है शुंग वंश की नींव डाल देता है। बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के अंतिम राजा होते हैं, उनको मारकर एक आदमी जो है शुंग वंश की नींव डाल देता है। आगे जब मैं क्लासे कराऊंगा तो विस्तार से ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो चंद्रगुप्त के बेटे जो हैं उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार जो है आजीवक, ठीक है, आजीवक धर्म या संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और फिर उसके बाद बिंदुसार के बेटे हो जाते हैं अशोक। तो इन्हीं अशोक को जो है इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन्हीं अशोक को इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया और अपनाया भी। फिर उसके बाद इनके बाद जो है इनका उत्तराधिकारी के रूप में जो है दशरथ आते हैं। दशरथ के बाद आपका संप्रति आते हैं। संप्रति के बाद जो लास्ट है वह है बृहद्रथ। दशरथ भी जो है आजीवक से संबंध रखते हैं, संप्रति जो है जैन धर्म से संबंध रखते हैं, और जो आपके अंतिम बृहद्रथ जी हैं यह आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। इतना आप जो है समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इतना जब आप समझ लेते हो तो अब बारी है आगे बढ़ने की। तो मौर्य वंश के ही एक शासक हैं, एक सम्राट हैं जिनका नाम है अशोक, जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षण करते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म का आदर करते हैं, बुद्ध से काफी प्रभावित होते हैं और युद्ध का जो है परित्याग कर दिए रहते हैं। तो अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का जो है त्याग किया। तो इन्हीं के विषय में और इन्हीं के शासन के विषय में मौर्य साम्राज्य को इस अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन एनसीईआरटी का दायरा जो है बिखरा हुआ है। एक चीज यहां देखोगे तो दूजी वहां देखोगे, तीजी इधर देखोगे तो चौथी इधर देखोगे। तो एनसीईआरटी बिखरी हुई है, वो भी नई वाली। पुरानी शायद सीक्वेंस से होगी, लेकिन मैंने पुरानी को अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन देखा है, थोड़ी बहुत उसको मैंने देखा है। ये हो गया। आगे बढ़ा जाए अब आगे। तो आगे जब बढ़ोगे इसमें उतना खास कुछ नहीं है जो आपको जानना चाहिए।
फालतू का अगर मैं चाहूं तो इसी पर अभी आधे घंटा और चर्चा करूं और क्लास को लंबी कर दूं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सके। लेकिन यहां आपको देखने की क्या जरूरत है, ये तो पहले परीक्षा में पूछ लेता था, लेकिन अब जो है ये जैसे कुछ व्हाट्सएप वाले ज्ञानी पुरुष हो गए या जो चौराहे पर ज्ञानबाजी करते हैं, ऐसे पुरुष, ऐसे इनको पुरुष नहीं, इनको महापुरुष कह सकते हैं। ठीक है, जो व्हाट्सएप वाले ज्ञानी हैं, जो चौराहे वाले ज्ञानी हैं, ऐसे महापुरुष, ऐसे महान आत्मा इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछ के और कहते हैं तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो ऐसे लोग जो है मूर्खता करते रहते हैं। इनको जो है ये जो भी कहें बस मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ। क्योंकि ये लोग, अभी देखो आप ये सुनते होगे कि मान लो आप कहीं गए हो, मान लो नदी में गए हो, ठीक है, नदी के पास गए हो, नाव में बैठे हो, तो उसमें से कोई नदी के बारे में या नाव के बारे में आपसे पूछेगा, फिर कहेगा बस यही पढ़ाई करते हो। अब भैया पढ़ाई का और नाव से क्या ताल्लुकात है? पता चला आप मास्टर हो और संस्कृत के मास्टर हो, तो नाव नदी का आपका क्या ताल्लुकात? कोई नहीं। तो ऐसे में ये लोग जो है बस यही सब कह सकते हैं, इनको जो है चीजों के बारे में पता नहीं होता है। अब जैसे एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं, कुछ इसमें से होंगे कहेंगे भैया जवन भी वैकेंसी आवे और सबका फार्म जो है तुम एक तरफ से डालते जाओ। अरे गधा, अरे मूर्ख, किसी को ज्ञान देने से पहले और तुम गधा मूर्ख किसी फार्म को भरने से पहले ये तो देख लो जो उसमें चीजें कही जा रही हैं, जो मांगी जा रही हैं। मान लो आपका मैथ वगैरह जो है तगड़ा नहीं है और उसमें मैथ वगैरह पूछा जा रहा है, तो क्या जरूरत है गधा तुमको किसी के कहने पर जो है फॉर्म अप्लाई करने की? तो आप जो है ऐसी मूर्खता करते रहते हैं और ये जो है कुछ लोग ऐसी मूर्खता करवाते रहते हैं कि जो भी वैकेंसी है फॉर्म तुमको भर दे चाहिए। ये भी तो देख लो कि बच्चे की रुचि क्या है। फॉर्म भरना बड़कई नहीं है, फॉर्म भरो तो उसको निकालो। ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ मैं बता रहा हूं कि जो व्हाट्सएप वाले ज्ञानी पुरुष हैं वो पूछ लेते हैं कि जो अशोक स्तंभ है उसमें कितने शेर हैं, कितने शेर हैं? तो आप चाहे जिस भी तरफ से देखोगे तो आपको एक तरफ से जो है 3 ही शेर दिखाई देंगे, बल्कि पीछे वाला जो चौथा शेर होगा वह नहीं दिखेगा। तो अशोक स्तंभ में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 4 शेर है। फिर अशोक स्तंभ जो है टिकाया किस पर जाता था? तो सबसे नीचे की तरफ आप देखोगे, ठीक है, तो ये उल्टा हुआ कमल आपको धरा हुआ मिलेगा। फिर आप यहाँ एक प्लेट टाइप का देखोगे, फिर ये आप एक चीज देखोगे, फिर यहाँ अशोक चक्र बना रहेगा, फिर ये आप देखोगे, फिर इस पर जो है आप, ये जब मैं क्लास कराऊंगा तो बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, यहाँ ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो इस वाली स्लाइड से आपको क्या चीज जानकारी लेना था? तो आपको जानना है कि जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र जो किताब है, उसमें उसकी रचना जो है किसने की और उसमें जो है कहाँ का वर्णन मिलता है? तो मौर्य वंश में जो है, मौर्य वंश की जो है इसमें जानकारी मिलती है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक जो है अर्थशास्त्र। इन्हीं चाणक्य को जो है विष्णु गुप्त वगैरह जो है कह देते हैं। तो ये इस स्लाइड से आपको इतना जानना था और ये जो है व्हाट्सएप ज्ञानियों के लिए आपको इतना चीज जानना था। आगे बढ़े, यहां एक बात कही जा रही है वंश। वंश से आशय है जैसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, जैसे मान लो कोई एक प्रधानमंत्री है, ठीक है, मान लो कोई एक प्रधानमंत्री है, वह प्रधानमंत्री है ही, फिर उसका बेटा जो है, उसके बाद जो है उसका बेटा प्रधानमंत्री बन रहा है,
फिर उसके बेटे का बेटा उसके बाद प्रधानमंत्री बन रहा है, फिर उसके बाद जो है उसका वंशज, यानी कि एक क्रम से बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा। तो इस तरीके से इसे आप कहोगे वंशानुक्रम। तो यही चीज यहां बताई गई है, उतनी खास नहीं है, लेकिन आप जो है अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक कमजोर है, तो आपको ये भी चीज नहीं पता होगी, आप ये भी चीज नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे। और देखो यहां आपसे कहा जा रहा है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। आपको एक बात और यहां मिल गई, एक चीज यहां और मिल गई आपकी परीक्षा के दृष्टि से, जो है आज भी जो है छोटी परीक्षा में ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो साम्राज्य की राजधानी किस साम्राज्य की भाई? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वह है पाटलिपुत्र, आज का वर्तमान जो है पटना। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तमाम बातें और भी यहाँ कही जा रही हैं। जब मैं आपको क्लास पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर के तहत, नगर विन्यास वगैरह जब पढ़ाऊंगा, मगध वगैरह जब पढ़ाऊंगा और भी चीजें पढ़ाऊंगा, तो वहां इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कोई जरूरत नहीं यहाँ आपको पढ़ने की, और मैं ही पढ़ाऊंगा, तो इससे आपका और भी फायदा हो रहा है कि यहाँ आप ये चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद मैं क्लास करा दूंगा, आपकी जो चीजें हैं मस्त विधिवत तरीके से जो है हो जाएंगी। ये तमाम बातें यहाँ कही गई हैं। तो देखो, राज्य और साम्राज्य, राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, जैसे ये राज्य हो गया, तो इससे बड़ा होता था साम्राज्य। ठीक है, तो यहां मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। जैसे आपने देखा था जन, जन देखा था, फिर जन पद देखा था, फिर उसके बाद महाजनपद देखा था, महाजनपद। फिर आप देख रहे हैं राज्य, फिर राज्य के बाद साम्राज्य। ठीक है, तो जैसे मान लो एक जन है, अब 2 3 4 जन को मिलाकर एक जनपद बना, और कई जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बन रहा है, और कई महाजनपदों को मिलाकर एक राज्य बन रहा है, और कई राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य बन रहा है। तो ये आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो तुरंत अपने आप को 2 झापड़ मारो, और उसके बाद फिर वीडियो को जो है पीछे ले जाओ और फिर से देख लो। इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप जो है फिर से कमेंट कीजिएगा, आपको विधिवत यही चीज फिर से समझाई जाएगी। तो ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं, तमाम चीजें कही गई हैं, यहां से आपने समझ लिया होगा। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है, यहां अगर मैं पूरा शुरू से भी बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो है इतिहास को सीक्वेंस से नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी में आधी अधूरी जानकारी ही आप इकट्ठा करते आए हो। तो यहाँ इसका प्रशासन मैं बता भी दूं तब भी आपके अल्ले पल्ले जो है पढ़ने वाला नहीं है। मान लो मैं यहाँ बता भी देता हूं तो आपके अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा, सीधा ऊपर से जो है उड़ जाएगा हवाई जहाज की भांति। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है हमने पीछे इसकी चर्चा ले लिया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र है, जो कि वर्तमान पटना। तो इसकी चर्चा ले ली है तो इसको मिटा देना ही बेहतर था। तो साम्राज्य का प्रशासन आप केवल 2 ही शब्द यहां जान लो कि जो प्रशासन का स्वरूप था वह राजतंत्रात्मक था। इस स्लाइड से आपको यही 2 बातें जाननी है कि मौर्यों का जो प्रशासन था वह राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक से आशय यह है कि राजा ही जो है कर्ता धर्ता था, राजा ही जो है साम्राज्य का मालिक था। तो राजतंत्रात्मक
था। ठीक है, साम्राज्य जो है राजतंत्रात्मक था। साम्राज्य जो है राजतंत्रात्मक था। प्रधान न्यायाधीश राजा ही होता था। ठीक है, राजतंत्रात्मक था और जो प्रधान न्यायाधीश था वह राजा ही था। राजा ही चाहे तो किसी को उबार दे और राजा ही चाहे तो उसे जो है सजा वगैरह दे सकता था। तो यहाँ आपको जो है यही दो चीज जान लेनी चाहिए। इसके अलावा इन सबको जो है आपको बाइकाट कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी बिखरी हुई है। आपने कभी सीक्वेंस से जो है मान लो एनसीईआरटी को ही पढ़ा है तो इतिहास को आपने सीक्वेंस से अभी नहीं पढ़ा है, तो इसमें से सारी बातें अगर आप जान लोगे तब भी आपके ऊपर से उड़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये दो लाइन जो है, आपके लिए यही दो लाइन सब कुछ है। और मैंने कहा कि जो चीज मैं अंडरलाइन कर देता हूं और जो चीज मैं लिख देता हूं वही आपको नोट करनी है, वही आपको नोट्स बनाना है, वही चीज आपको जाननी है। इसके अलावा आप बाकी सारी चीजों को स्किप करते चलिए। और यह धारणा मत बनाइएगा कि मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, सबको जो है समेट लिया है। इतना जब आप समझ लेते हो तो इसके बाद जो हमें बात जाननी है वह बात है, तो ये आवागमन के लिए तमाम बातें जो है कही गई हैं। तो आपकी जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। ये अर्थशास्त्र में लिखा गया है। जब अर्थशास्त्र में लिखा गया है तो हो सकता है कि यह महत्वपूर्ण हो जाए। तो ये भी आप थोड़ा बहुत जान लिए। फिर उसके बाद यहां नजराना और कर। कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे। नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो यहां आपने मौर्यों के प्रशासन में जो है कर और नजराना के विषय में जान लिया। कर जो है आपका नियमित और नजराना जो है अनियमित, यही दो शब्द आप लिख सकते हो। ठीक है, कर जो है नियमित था, नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ये आप समझ गए होंगे। ज्यादा कुछ समझाने वाली तो बात है नहीं इन सब में, तो क्या जरूरत है फालतू का मगजमारी करने का, फालतू का आपका भी टाइम बर्बाद करने का और मेरा भी टाइम बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे आप अपने से पढ़ते हो तो इसमें जो है सारी की सारी बतिया जो है आपको एकदम महत्वपूर्ण नहीं लगेगी, और जब महत्वपूर्ण नहीं लगेगी तो आप सारा का सारा जो है रंग बिरंगा कर दोगे, होली वगैरह खेल लोगे। और ये देखो मेगास्थनीज जो है ये कुछ कह रहे हैं कि राजधानी में जो सम्राट हैं उनके विषय में कुछ कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो मेगास्थनीज कह रहे हैं। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो आपसे पहली बात तो आपने यहाँ क्या जान लिया कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आ रहा है। इस लाइन का यही मतलब है, तो ये आपने जान लिया। फिर उसके बाद मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। मेगास्थनीज आया यहाँ और उसके बाद उसने जो कुछ दिया उसके बाद अपनी यात्रा वृत्त में जो है लिख दिया, उसका विवरण दिया। जैसे आप राहों पर चल रहे हैं और अपना यात्रा वृत्त लिख रहे हैं। याद करो राहुल सांकृत्यायन को, हठाथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, सरयू पार की यात्रा। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र वगैरह को याद कीजिए। तो ये आप देख सकते हो। देखो यहां
विवरण दे रहे हैं, उस विवरण का जो है एक अंश है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जैसे सम्राट मान लो निकल रहा है गांव वगैरह में, जैसे आप देखते हो कि कभी कभी राष्ट्रपति वगैरह जो है शोभा यात्रा पर निकलते हैं, तो उनके आसपास जो है गार्ड वगैरह जो है तैनात रहते हैं, और तमाम सशस्त्र बल जो है उनके आसपास जो है रहते हैं। और कभी कभी जो है उत्सव के रूप में जगह जगह से और प्रत्येक राज्यों से जो स्पेशल अपना डांस है उस राज्य का, वो लोग आते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो उसी प्रकार से शोभा यात्रा के रूप में जो है एकदम जश्न मनाया जाता था। तो हो सकता है कि जो वहां का तमाम नृत्य वगैरह रहा हो तो वो भी लोग आते रहे हो, नृत्य वगैरह करते रहे हो। आगे अभी लिखा गया है, देखते हैं। शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, ओ पार्टी, चलो 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 पार्टी हो रही है। तो ये शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जा रहा था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। ये आप देख लो भैया, सोने की पालकी में राजा को ले जाया जाता था शोभा यात्रा पर। जनता के सम्मुख शोभा यात्रा जब निकलती थी, सोने के पालकी में जा रहे हैं भैया। मेगास्थनी लिख रहे हैं, उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। देखो अंगरक्षक को देखो, जो अंगरक्षक हैं, अंगरक्षक भी सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर, यानी कि जो हाथी जा रही है उस पर जो है हाथी को सोने और चांदी से सजाया गया है। उस पे कौन लोग बैठ रहे हैं? तो राजा के अंगरक्षक लोग। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ वगैरह लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यहाँ आप जो है मुख्य बात यह नोट करिएगा कि राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते हैं। हथियार बंद महिलाओं से, यहाँ जैसे राजा सामान्यतः हथियार बंद सैनिकों से घिरे होते हैं, यहां आपसे गलत कराने के लिए महिलाओं के जगह पे सैनिकों दे सकता है, सैनिकों दे सकता है, या कोई भी अन्य शब्द दे सकता है। मान लो कभी अगर इस पर एग्जामिनर की निगाह चली गई तो यहां पॉइंट को जो है बदल सकता है। घिरे होते थे, वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कौनो जो है हमारी हत्या न कर दे, कौनो पिछुआ से आकर चकुआ न मार दे। जैसे बृहद्रथ को आप देखोगे, पुष्य मित्र सुंगवा जो है उसको जाता है और निपटा देता है। तो इस तरीके से आप देखोगे। और ये राजा लोग जो खाना वगैरह खाते थे, तो सबसे खास नौकर जो जो खास था वो पहले राजा का खाना टेस्ट करता था कि जहर वगैरह तो नहीं मिलाया गया है। वे लगातार 2 रात, यानी कि राजा अगर कहीं रुक भी रहा है तो लगातार 2 रात जो है एक ही जगह एक ही कमरे में नहीं रुकता था, एक ही कमरे में 2 रात नहीं रुकता था, कि ऐसा ना हो कि 2 रात रुकें और जो है कौन शत्रु आवे उसके बाद हमारा काम तमाम कर देवे। जब मैं आपको इसके विषय में स्पेशल पढ़ाऊंगा आर्ट एंड कल्चर में, तो मैं बताऊंगा कि कैसे बड़े बड़े कमरे बने रहते थे, कैसे भूल भुलैया वगैरह रहती थी, और उसके बाद राजा का जो कमरा रहता था वो कैसे बाहर से कनेक्ट रहता था, एक कमरा दूसरे से कैसे कनेक्ट रहता था। सारा कुछ मैं विधिवत तरीके से बताऊंगा। बस धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए। इन्हीं 2 चीजों का काम है आपकी पढ़ाई में, आपकी सफलता पाने में। ये हो गया। तो पाटलिपुत्र आधुनिक पटना में है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। तो पाटलिपुत्र का नगर विन्यास यहाँ बताया जा रहा है, पाटलिपुत्र के विषय में बताया जा रहा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। अच्छा, विशाल है, विशाल यानी कि बड़ा। यहाँ आप पर्यायवाची भी जान लिए एक का, खूबसूरत, सुंदर, अच्छा, उत्कृष्ट, ये भी आप पर्यायवाची जान लिए। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं।
ये भी आपको जानकारी मिल गई। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। आप यहाँ ये भी बात को जान लिए कि राजा का जो महल है वह काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से जो है अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से जो है घिरा हुआ है। इतनी बात को आशा करता हूं आप जो है समझ गए होंगे। ये जरूरी थोड़ा मुझे लगा, तो इसलिए मैंने इस पर जो है चर्चा कर दी। और देखो यहाँ आपसे कुछ और कहा जा रहा है कि और अंत में जंगल वाले इलाके आते जाते थे, वहां रहने तमाम चीजें हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अशोक के विषय में जानने वाले हैं। एनसीईआरटी में अशोक के विषय में कम ही चर्चा दी गई है, और कम ही चर्चा में हमें कम ही बिंदुओं को जानना है, क्योंकि अगर यहीं से हम बहुत कुछ जानने का कोशिश करेंगे तो बिखर जाएगा सारा कुछ। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, सबसे महान, सबसे प्रतापी शासक थे, जिन्होंने जब कलिंग का युद्ध जो है जीता तो बहुत से लोग जो है काम तमाम कर दिए, और जब तक ये जिंदा रहे ऐसा कहा जाता है कोई शस्त्र जो है उठाता नहीं था। सब डरते थे, सबको पता था कि इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। तो इसलिए जब तक अशोक थे तब तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि शस्त्र वगैरह जो है उठा लें। तो वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। यानी कि एनसीईआरटी यहाँ कह रही है ना, क्या कह रही है, पहले शासक, यानी कि पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने, पहले ऐसे शासक हैं, प्रथम शासक हैं, पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया। और जब मान लो अभिलेखों के माध्यम से संदेश पहुंचा रहे हैं तो उसमें से कोई व्यक्ति, बहुत से व्यक्ति जो हैं अनपढ़ हो सकते हैं, बहुत को पढ़ने नहीं आता, बहुत लोग आंख से कमजोर होंगे, बहुत लोग के पास आंख नहीं होगी, तो तमाम परेशानियां थी। तो इसके लिए भी इन्होंने उपाय निकाला, इन्होंने धम्म महामात्य की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर जो है धम्म की शिक्षा देता था। तो ये भी आप देख रहे हो, कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये पॉइंट जितना हाईलाइट किया गया है, ये आपके लिए जितना अंडरलाइन किया गया है, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने अभी बताया कलिंग वाला हाल। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है। एक अभिलेख है जिसमें अशोक ने यह बात कही है जिसको आप इस समय देख रहे हो। तो क्या कहा है, आइए जान लेते हैं बबुआ। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। अशोक खुद कह रहे हैं कि जब मैं राजा बन रहा हूं उसके 8 साल बाद मैं कलिंग का विजय कर रहा हूं। राजा बनने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। गाजर मूली की तरह ये सबको बाल दिया, सबको काट दिया, रक्त की धारा बहा दिया। तो इसको जो है बहुत दुख हुआ, अपार दुख हुआ। तो उसी दुख में जो है, जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं।
देखो, अब इसके अंदर जो है फीलिंग जगा कि जीवों पर जो है, इंसानों पर, सब पर जो है दया वगैरह करनी चाहिए। इसका एकदम जो है दिल पिघल गया। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। वाह, क्या नेक विचार है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। ये लाइन आपकी जो है, इसे भैया कहीं आप नोट कर लीजिएगा। कहीं भी आप कोट के रूप में, कोटेशन के रूप में इसे यूज कर लीजिएगा। ठीक है। अभी आगे मैं जब क्लास कराऊंगा तो इस कोटेशन को हो सकता है मैं जहां यूज करना हो वहां उसके विषय में बताऊंगा। ठीक है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। देखो कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना, ठीक है, धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस युद्ध के बाद, इस नरसंहार के बाद जो है अशोक जी का जो है दिल पिघल जाता है और ये जो है युद्ध का त्याग कर देते हैं। और जब तक अशोक रहते हैं, जीवित रहते हैं, तब तक किसी की मजाल कि कोई शस्त्र उठा दे, कोई अगर बोल दे कि मैं युद्ध करने जा रहा हूं, तो सबको पता था, सबको पता था कि अगर हम शस्त्र उठाते हैं तो इसके विषय में मुझे पहले पता है। कलिंग का जो है इसने कैसे वहां के लोगों को गाजल मूली की तरह बाला है। इन हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूला है। तो सबको भली भांति पता था। देखो, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है, ये भी आप देख लिए। यहाँ आगे आपसे यहाँ क्या बात कही जा रही है, अशोक का कलिंग युद्ध, इसके विषय में हमने पीछे चर्चा कर लिया। थोड़ा बहुत यहाँ जान लो। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तो कलिंग जो है उड़ीसा, समझ गए। अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म जो है क्या था? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। तो ये चाह रहे थे कि मेरी जनता, मेरी प्रजा जो है, उनके लिए मैं एक पिता तुल्य हूं। और पिता जो है अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करता है, अपने बच्चों का जीवन बनाने में हर संभव प्रयास करता है। तो सेम उसी प्रकार मैं भी जो है इनकी रक्षा करूंगा, इनकी सेवा करूंगा। तो ये बात आप देख सकते हो। यहां आपको क्या जानना है, तो यहाँ तमाम बातें कही गई हैं। तो एक शब्द आता है धम्म महामात्य। पीछे आपने बहुत बार सुना, मैंने एक बार बता भी दिया कि धम्म महामात्य कौन था। तो धम्म महामात्य जो है, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देता था। तो धम्म महामात्य एक प्रकार का अधिकारी था। ठीक है। धम्म महामात्य एक प्रकार का अधिकारी था जिसे धम्म की शिक्षा देने के लिए, धम्म के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया गया था। जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देता था कि धम्म जो है किस प्रकार का है, क्या है, कैसे है, तमाम चीजें ये बताता रहता था। ये हो गया। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। ये वाली लाइन आप दोनों नोट कर लीजिए।
ठीक है, ये दोनों लाइन आप नोट कर लीजिए कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि उसने जो है धम्म के प्रचार प्रसार हेतु कहाँ कहाँ दूत भेजे थे, तो आप कुछ चुनिंदा नाम, ये तो आपको इतना पता होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद अपनी प्रजा के लिए अशोक के जो संदेश हैं वह लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। तमाम बातें यहाँ लिखी गई हैं, लेकिन यहीं से जो है इसी में से जो है इसी एनसीईआरटी में से ही एक बार 2020 में जो है यूपीएससी ने जो है सवाल बना दिया था। अब कुछ संस्थान जो हैं, मैं अगर ज्यादा बोल दूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, कुछ लोग केवल इसी एक सवालवा को इसी एक सवाल को दिखा दिखा के अपना कोर्स बेच लिए हैं महंगा महंगा करके, इसी दो चार सवाल को दिखाकर। और मास्टर जब इतिहास पढ़ाता है तो ये चीज जो है बता ही देता है, इन चीजों की चर्चा कर ही देता है, लेकिन इसी सवालों को दिखा दिखाकर, इसी प्रश्नों को दिखा दिखाकर एनसीईआरटी का महंगा महंगा बैच भी बेच लिया गया है 2020 के बाद से कई बार। तो एक बार पूछ लिया है, बार बार यही चीज वो थोड़े ना पूछेगा, कहीं और से पूछेगा। लेकिन ये चीज आपका, यही चीज किसी किताब से भी हो सकता है। एनसीईआरटी को आप बेसिक ही समझो। यहां से जितने भी क्वेश्चन मान लो एनसीईआरटी से बन रहे हैं, आप अगर देखोगे तो कोई भी शिक्षक अगर यूपीएससी की तैयारी करा रहा है, यूपीएससी के विषय में पढ़ा रहा है, तो ये चीज जो है आपका बताकर ही जाएगा। जैन धर्म एनसीईआरटी में दिया गया है, पढ़ा आपने पीछे। वहां से आप अगर देखोगे तो जैन धर्म को जब पढ़ा आपने तो वहां जैन धर्म की शिक्षाओं में कहा गया है, जैन धर्म में कहा गया है कि आत्मा जो है चट्टानों में भी है। यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया तो ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो बच्चों ने यह चीज तो पढ़ी होगी कहीं ना कहीं से, तो इसका आशय है किताबों में भी दिया गया है। यानी कि एनसीईआरटी में अगर नहीं दिया गया है तब भी क्वेश्चन बन रहा है, और दिया गया है तब भी क्वेश्चन बन रहा है, तो टीचर जो है पहले से ये चीज कंप्लीट कर देता है। तो इसी के नाम पे भैया बहुत सारा कोर्स वगैरह बिके हैं, और इसी के नाम पे जो है बहुत सारा प्रैक्टिस सेट भी बिका है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज वगैरह भी बिका है। तो मार्केट में बहुत सी हवाबाजियां होती हैं, उन हवाबाजियों से भी आपको बच कर रहना है। मैं इसलिए आगाह कर दे रहा हूं पहले से ही। तो इसमें कहा क्या गया है कि अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कितनी प्यारी बात कही गई है। लेकिन आप किसी को भी देख लो, किसी भी, चाहे नेता हो, राजनेता हो, इतिहासकार हो, तमाम बाबा हो, कोई भी हो, आप उनसे अगर पूछोगे, उनसे आप चर्चा लोगे, चाहे कोई भी हो, वह अपने धर्म को जो है सबसे ऊपर रखेंगे, अपने धर्म को सबसे ऊपर रखेंगे, सबसे अच्छा रखेंगे। और लेकिन दूसरे धर्म की जो है ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं कहेंगे कि जो है मेरा धर्म जो है इसमें ये चीज गलत है, ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। अपने धर्म को सबसे टॉप पर रखेंगे और दूसरों की जो है बुराई करेंगे। मान लो अपने धर्म को आप टॉप पर रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे की आप निंदा मत करो।
लेकिन आजकल आप ऐसा देखोगे कि किसी से भी कोई भी इंसान हो, उससे आप जब पूछोगे, उससे जब आप कहोगे, तो अपने धर्म को जो है टॉप पर रखेगा, नंबर 1 पर रखेगा और उसकी खूब सारी बढ़ चढ़कर प्रशंसा करेगा। लेकिन और जो धर्म है उसकी बुराई करेगा, उसकी निंदा करेगा। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे मान लो अमुक धर्म है, तो दूसरे धर्म वाला अपने धर्म को महत्वपूर्ण बताएगा और इसकी बुराई करेगा, और तीसरा वाला जो है अपने की प्रशंसा करेगा, इसकी बुराई करेगा। तो इस तरीके से जो है किसी को भी आप ले लो, सबसे पहले तो अपने धर्म को वो महान बताएगा, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा करने से वह कदाचित पीछे नहीं हटेगा। मान लो अपने धर्म को आप बड़ा बताओ, लेकिन दूसरे का तो सम्मान करो। आज भी ये चीजें मौजूद हैं। अगर किसी की भावना को मैं आहत कर रहा हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं इतिहास का शिक्षक हूं और इतिहास का शिक्षक होने के नाते जो चीज सही है वह बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। तो ये बातें हो गई। इसके बाद अगर आपको कुछ और भी लगे तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो ये आपके सामने कुछ भाषा वगैरह दी गई है, ये भी देख सकते हो। तो जो है ये जो हवाबाजी हुई है मार्केट में, इन हवाबाजियों से भी आपको बचकर रहना है। और मार्केट में एक हवाबाजी और भी हुई है कि कोई एक इंडियन ईयर बुक करके आती है, ठीक है, वो हर साल जो है नए वर्जन में अपडेट होकर आती है। अब कुछ लोग होंगे जो कहेंगे उससे सारा का सारा क्वेश्चन फंस जाता है। अरे गधा मूर्ख, वो जो है सबको मिलाकर लिखी गई है। जब वही किसी टीचर से आप पढ़ लिए रहोगे तो वो सारी चीजें आप देखोगे तो उस किताबवा से जो है मैच खाएगी। तो उसको मिलाकर वो किताब लिखी गई है। तो कुछ मूर्ख जो हैं आपको ये भी बताएंगे कि वो जो है उसी से सारा क्वेश्चन वहां आ जा रहा है। तो बहुत हवाबाजियां हैं इस क्षेत्र में। और आप जब बड़े बड़े संस्थानों में जाओगे, इसके लिए मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, बड़े बड़े जब आप संस्थानों में जाओगे तो वहां आपको इतना मोटिवेट करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे कि लाखों रुपए का जो बैच आता है वह आप ले लोगे। और इतना मोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा बस अभी मैं एडमिशन करा ले रहा हूं, अगले हफ्ते जो है या कल ही जो है मैं कलेक्टर बनकर जो है बस तैनात हो जाऊंगा। इतना आपको मोटिवेट कर देंगे कि बस एडमिशन कराने के बाद जो है मुझे जिला दे दिया जाएगा और मैं जाऊंगा खेलूंगा। तो ऐसी हवाबाजियों से भी आपको बचकर रहना है। बाकी मैं चीजें जो हैं ला रहा हूं, लेकिन आप जो है अपना प्यार दुलार उस पर नहीं बरसा रहे हो, तो ऐसे में जो है चीजों को ला पाना जो है कठिन हो जाता है। अगर आपका सपोर्ट हो तो मैं चीजों को जो है और भी अच्छे तरीके से लेकर आने का प्रयास करूं, और सारे के सारे बैच जो है मैं फ्री भी लेकर आऊं। लेकिन आप सभी की इच्छा जो है, ऐसा लगता है आप सभी की चेतना जो है मर चुकी है। जैसे पढ़ाई वाला वीडियो है, जैसे पढ़ाई वाला वीडियो है तो उसे आप जो है इग्नोर कर देते हो। लेकिन वहीं अगर जो है फालतू का कुछ बोला जाए, किसी पर टीका टिप्पणी की जाए, तो आप सभी बड़े स्नेह और प्रेम भाव से जाकर उसे सुनते हो। अभी कोई किसी धर्म के विषय में कुछ बोल दे तो अब देखो आप जो है उसे वायरल करोगे, वायरल करोगे। लेकिन जो ज्ञान की बातें कही जा रही है, जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है और अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसको आप जब शेयर करोगे तो आपकी नानी याद आएंगी। लेकिन अगर फालतू की चीजें हो तो उसको बड़े आसानी से शेयर करोगे, 10 लोगों में शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे। लेकिन अच्छी चीजों में आप तरह तरह के प्रश्न करोगे कि कैसे कर रहे हो, ये हुआ वो हुआ। अभी मान लो मैं पढ़ा रहा हूं तो कुछ इसमें से होंगे आप सही नहीं पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो, इस तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए और अच्छे से पढ़ाना चाहिए। लेकिन इसी यूट्यूब के मंच पर बहुत से ऐसे और भी लोग हैं जो गाली को प्रमोशन कर रहे हैं, गाली का प्रमोशन कर रहे हैं।
या और भी जो है लोगों पर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, तो उनसे तो आप क्वेश्चन करने नहीं जाओगे, पेपर लीक हो जाता है, तो वहां तो आप क्वेश्चन करने नहीं जाते हो किसी से। आप तो फॉलो करते हो इन नचनियों को, इन छपरियों को। आपका पेपर लीक हुआ तो ये नचनिया और छपरिया कोई आया? नहीं आया ना। जाना तो हम जैसे शिक्षकों को ही पड़ा, आवाज तो हम जैसे शिक्षकों ने ही उठाया। इन नचनियों और छपरियों ने क्या कुछ कर दिया? आप बड़े बड़े एक्टर को जो है फॉलो कर रहे हो। आपका पेपर लीक होता है या आपका एग्जाम जो है या आप पर कोई घटना घटती है या कोई अत्याचार होता है, तो वो थोड़ी ना आ जाते हैं बचाने, वो थोड़ी ना आते हैं, हम जैसे शिक्षक ही आते हैं। तो इसलिए जो है, आप मान लो सोशल मीडिया का उपयोग कर भी रहे हो तो सही दिशा देखो कि आपके लिए सही क्या है। खैर छोड़ो, ये सारी बातें जो है आपके समझ में नहीं आएंगी। तो देखो, इसके बाद मौर्य के बाद जब मौर्योत्तर युग आप देखोगे तो उसमें लगभग आप देखोगे शुंग राजवंश में मोटा मोटी जो बड़े बड़े राजवंश हैं जिनका थोड़ा नाम है उनको मैं लेकर आया हूं। तो इसमें आप शुंग वंश को देखोगे। मैंने बताया ना पहले नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य आया, मौर्य के बाद जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का वह था बृहद्रथ, जिसका एक आदमी ने जो है हत्या कर दिया, हत्या करके शुंग वंश की नींव को डाल दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, एक आदमी था, चोट्टा आदमी था, वो आता है और आने के बाद जो है शुंग वंश स्थापित कर देता है बृहद्रथ की हत्या करके। फिर उसके बाद ही आप यहाँ कर्ण, कण्व वंश देखोगे, सातवाहन देखोगे, महामेधवाहन देखोगे, चोल देखोगे, चेर देखोगे, पांड्या देखोगे, जिसकी इसमें जो है चर्चा की गई है। और जब ये आ रहा था लगभग मौर्य के बाद जो है मौर्योत्तर टाइम आ रहा था, तो इसी समय जो है कुछ विदेशी हमलावर भी आए, कुछ विदेशी लोग भी आए जो यहाँ शासन करने लगे। उनमें से हम देखेंगे इंडो ग्रीक, जिन्हें हिंद यवन भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक, हिंद यवन। यवन से आप सुने होंगे यवन प्रिया, जो कि काली मिर्च है, और यवनिका अर्थात खिड़की, और काल यवन। काल यवन के बारे में आपको क्या जानना है कि एक बार की बात है, काल यवन जो है भगवान श्री कृष्ण की नगरी पर जो है बार बार आके आक्रमण कर देता था, और उसे वरदान था कि वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से जो है मरने वाला नहीं है। अब उसको वरदान मिला था, अब उसी के घमंड पर वो जो है बार बार जो है श्री कृष्ण के नगरी पर आक्रमण कर रहा था। श्री कृष्ण ऊब गए, कहा चलो रुको बताते हैं। तो एक बार श्री कृष्ण की और काल यवन की सेना आमने सामने आ जाती है, और श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपस में लड़ोगे मरोगे, इससे अच्छा है चलो आपस में दोनों लोग जो है फरिया लेते हैं, जो भी निष्कर्ष निकलता हो निकाल लेते हैं। तो ऐसा बोल के जो है श्री कृष्ण रण छोड़ के भाग लेते हैं। तो इसलिए जो है श्री कृष्ण को रण छोड़ भी कहा जाता है। तो जब भाग लिए, भागते भागते जो है एक गुफा में चले जाते हैं। काल यवन इनका पीछा करते करते जा रहा है, उसको घमंड था कि मैंने जो है वरदान प्राप्त किया है। और जैसे श्री कृष्ण वस्त्र पहने थे वैसा वस्त्र पहनकर एक आदमी गुफा के अंदर लेटा था। अब काल यवन जो है बिना दिमाग का आदमी जो है वह जाता है, उसको लात मार मार के जगा देता है, और जैसे वो आदमी उठता है वैसे काल यवन उसके सामने पड़ता है, काल यवन जलकर भस्म हो जाता है। इसके पीछे का कहानी कॉन्सेप्ट यह है कि एक बार देवताओं पर बहुत भारी संकट आ गया था, तब राजा मुचकुंद हुए थे, और राजा मुचकुंद ने जो है देवताओं की सहायता की थी। तो उसी में से एक देवता ने जो है कहा कि
आपने हमारी रक्षा की है, कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो ये कहते हैं कि इसमें मेरा परिवार वगैरह सब निपट गया, सब कुछ समाप्त हो गया। अब मुझे एक ऐसा वरदान दे दो कि मैं जो है आराम करूं, सोऊं, मुझे कुछ और ना करना पड़े। तो उन देवता ने जो है तथास्तु कह दिया, लेकिन एक शर्त दे दी कि अगर आप जिस दिन उठोगे और जो भी सामने पड़ जाएगा तो उसका जो है खेला खत्म हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। तो यहाँ आपको क्या जानना है कि इतिहास के विषय में जो है श्री कृष्ण को जानकारी थी। श्री कृष्ण ने जो है इतिहास पढ़ा था और उन्होंने फायदा उठा लिया और कालेवन को जलाकर भस्म करवा दिया। यानी कि लाठी भी नहीं टूटा और सांप भी मर गया। कहने का तात्पर्य यह है कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी जो है समाप्त हो गया। तो इसलिए कहता हूं कि अगर जो पढ़ा लिखा रहेगा वो चीजों को जो है आसान वे में समझ जाएगा। तो श्री कृष्ण को इतिहास के विषय में पता था, तुरंत जाके फायदा उठा लिया। अगर काल यवन इतिहास पढ़ा होता, वो ये बात जानता होता तो सबसे पहले उस आदमी के पास जाता, उसको जो है दूर से देखता कि ये वही व्यक्ति है कि नहीं, तब जाके उनको जगाता। लेकिन ये मूर्ख अज्ञानी, इसके अंदर जो है वो आ गया था, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड, अहंकार कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वरदान प्राप्त हो गया है मुझे, तो मैं ही सब कुछ हूं। तो इसलिए अगर इतिहास आप पढ़े हो तो इतिहास पढ़ने का फायदा ये भी होता है, एक बात आप ये भी जान लो, ठीक है, कि इतिहास पढ़ने का जो एक फायदा है, उस फायदे में से एक फायदा यह भी है। तो इसी में से कुछ विदेशी हमलावर भी आ रहे थे, जिसमें इंडो ग्रीक, इन्हीं इंडो ग्रीक को जो है हिंद यवन भी कहते हैं। तो इंडो ग्रीक जो है शुंग राजवंश के टाइम पर आता है और सातवाहनों के टाइम पर जो है शक एंट्री लेता है। उसके बाद जो है पहलव, इसी पहलव को जो है पर्थियन भी कहते हैं। पहलव के बाद कुषाण आता है। तो ये आपका एक सीक्वेंस हो जाता है कि सबसे पहले इंडो ग्रीक या यमन आ रहा है, फिर उसके बाद शक आ रहा है, फिर पहलव आ रहा है, फिर कुषाण आ रहा है। यह सीक्वेंस जो है आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। जैसे मैं बीच बीच में डिफाइन भी कर देता हूं कि किस परीक्षा में पूछा गया है, और बीच बीच में मैं डिफाइन नहीं करता हूं। जब डिफाइन ना करूं तो आप समझ जाइए कि ये बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया है और छोटी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। ये आप समझ गए। जब इतना आप समझ लेते हो तो इसमें ज्यादा कुछ आपका नहीं बचता है। ये एक सिक्का है हिंद यवन का, इसका तो ये सोने का सिक्का है। सर्वप्रथम सोने का सिक्का जो है इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन द्वारा चलाया गया और उसमें से जो है मीनांडर द्वारा चलाया गया। अब कहोगे सर इसने इसके बाद यानी कि इसके पहले या इसके बाद भी सिक्के का जो है चलन हुआ है, लेकिन इसका जो सिक्का चला है कम चला है, कम देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहला सिक्का जो है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सबसे पहला सिक्का जो है इंडो ग्रीक यानी कि मीनांडर द्वारा ही चलाया गया है, जो कम मात्रा में मिला है। तो सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चला रहा है? तो मीनांडर चला रहा है, इंडो ग्रीक वाला चला रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे। प्राय मान लो अगर सिक्कों से क्वेश्चन पूछ लिया तो इस तरीके का जो है कंफ्यूजन हो सकता है। आगे जब मैं क्लास कराऊंगा तो ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा सिक्के कब आएंगे, उसके बाद अन्य सिक्का कब आएगा, तो सारा चीज मैं वैसे ही डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ये यहाँ लेकिन देख लीजिए कि यह हिंद यवन का सिक्का है, ये कुषाणों का है, और ये शकों का है, और ये सातवाहनों का है। आगे जब मैं क्लास कराऊंगा तो इसको और भी विस्तार तरीके से बताऊंगा। तो आशा करता हूं आप सभी इतना समझ गए होंगे। जब इतना समझ लेते हो तो इसके अलावा आपको इस चैप्टर, इस अध्याय से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
पढ़ते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।